हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से डैनिश और फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डैनिश और फ्रांसीसियों का भारत आगमन से क्या भारत के इतिहास पे जो है इसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो यूरोपीय व्यक्ति हैं उनके आने का क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो इसके लिए हम हमारा लेक्चर 1 अपलोड कर चुके हैं। देन इसके बाद जो है डच लोग आए थे, तो इसके ऊपर हम हमारा लेक्चर जो है 3 अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद अंग्रेज़ आए थे, इसके लिए हमने हमारा लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर दिया है। और आज हम बात करेंगे डैनिश और फ्रांसीसियों की, जिसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 रहेगा। राइट, डैनिश का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमने दोनों को साथ में ही कवर किया है। और भी हम इसको सब पार्ट्स में लेके आएंगे। जो फ्रांस और अंग्रेज़ों के फिर इस बिटवीन जो युद्ध हुए थे, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स में जो है लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप यही हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप बैक टू बैक पहले 1 2 3 वीडियो देखिए, जिससे कि आपका जो बेसिक है, जो बेस है, वो बनेगा, एक बैकग्राउंड बनेगा, भूमिका बनेगी और आपको समझने में और याद रखने में आसानी होगी। तो हम आगे बात करते हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जो है आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए और हम बात करते हैं डैनिशियों की फ्रांसीस की भारत में आगमन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो डैनिश थे वो डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, डेनिश जो थे डेनमार्क के निवासी थे। जो यूरोप की कंट्री है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन है। इसी प्रकार से फिर यहाँ से जो है नीदरलैंड के निवासी जो है डच आए थे, और इधर ही से ही डेनमार्क के निवासी भी भारत आए थे। और 1616 में इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और उसके बाद 1620 में जो है त्रेंकोबर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। किसके लिए? व्यापार हेतु। हालांकि व्यापार से ज़्यादा जो इनका मुख्य कार्य था वो इनका ईसाई धर्म का प्रचार ही था। ये मिशनरी के गतिविधियों के रूप में ही जाने गए। और इन्होंने जो है कोलकाता के नज़दीक, ये गलत हो गया है, इन्होंने कोलकाता के नज़दीक सेरामपुर में, ये सेरामपुर है, सेरामपुर में 1755 में मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की थी। और यही इनकी जो है गतिविधियों का केंद्र रहा था। ठीक है, यही इनकी गतिविधियों का जो है केंद्र रहा था। और 1854 ईस्वी में अब इन्होंने अपना वाणिज्यिक अवस्था जो है ब्रिटिश सरकार को बेच दी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी वाणिज्यिक अवस्था जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दी, और फाइनली ये यहाँ से जो है आउट हो गए। 1857 की क्रांति हमें याद होगी, तो उसे याद रखना है कि 3 साल पहले इन्होंने जो है फाइनली अपना पूरा जितना भी प्रशासनिक अमला था या इनके जो भी था, वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार डैनिश भारत आए और अंत में भारत से वो गए। ठीक है, और इतना ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं रहा। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं फ्रांसीसी की भारत आगमन के बारे में। हमने जितने भी यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ा उसमें इनका क्रम 5वां था, हमें याद रखना है। और कैसा रहा, क्या कुछ रहा, हमें पता है। यूरोप का एक कंट्री है फ्रांस। तो जनरली फ्रांस की अगर हम बात करें तो इन्होंने अन्य यूरोपियों की तुलना में थोड़ी देर कर दी भारत आने में, क्योंकि ये मेडागास्कर तक ही सीमित थे या दूसरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ही इन अपना प्रभाव जमाने में व्यस्त थे। लेकिन घटना यदि भारत के इतिहास में देखें तो टर्निंग पॉइंट आता है लुई 14 के कार्यक्रम के दौरान। एक्चुअल में जो फ्रांस के किंग होते थे, सम्राट होते थे, या हम कहें राजा होते थे, उनका नाम चाहे कुछ भी हो, वो लुई 1, लुई 2, 3, 4 इस प्रकार से उपाधियां रखते थे। तो 14वें नंबर का जो सम्राट था, जिसको लुई 14 के नाम से हम जानते हैं, उसके शासनकाल में एक मंत्री था जिसका नाम था कॉलबर्ट।
और इस कॉलबर्ट ने क्या करा, इसके भी मन में आई इच्छा कि नहीं, हमें भी पूर्व की ओर व्यापार करना है, पूरब की ओर। और पूरब की ओर मतलब जो इनका कंट्री है उसकी डायरेक्शन है पूरब, उधर की ओर हमको व्यापार करना है, वो इंडिया में हमको भी व्यापार करना है। और इसीलिए उन्होंने 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ठीक है। अब उसके बाद जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल को भारत भेजा गया कि आप जाइए और वहां पर जो भी है आप रिपोर्ट दीजिए, हम उसके आधार पर जो है अपना व्यापार वहां पर जो है शुरू करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब इन सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपको ये बिल्कुल टाइम और जो प्लेस है वो याद रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में, कोचीन जो कि केरल के नज़दीक था। इसके बाद जो डच आए थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश की इधर है। जो तीसरे क्रम में अंग्रेज आए थे तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी सूरत में, जब जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी। कब, 1613 में। और तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि जब हम सभी लोगों का पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो है कन्फ्यूज़न आता है, और हमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है, हमको बार बार उस पॉइंट पे ध्यान देना है कि कहाँ हमारा कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो सकता है, राइट। तो फ्रांसीसियों का जो है सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब आगे जो है 1770 ईस्वी में फ्रांसीसी ने क्या करा, भारत के जो पूर्वी तट था मसूलीपट्टनम, वहां पर भी अपना जो है कारखाना स्थापित किया, और धीरे धीरे इन्होंने भी व्यापार की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। अब 1672 में क्या हुआ, तो जो एडमिरल डे था इसने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया। सैंथोम वही प्लेस है जो पुर्तगालियों का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र रहा था, लेकिन ये फ्रांसीसियों ने छीन लिया। फिर अब युगांतरी घटना आती है फ्रैंको मार्टिन के क्रम में, और फ्रैंको मार्टिन आप कहीं बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन जो था उस तथा लेस्पिने ने वलिकोंडापुरम के शासक जो था शेर खान लोधी, उससे एक छोटा सा क्षेत्र प्राप्त किया जिसका पुदुचेरी नाम था, और आगे हम इसी को पांडिचेरी कहते थे। और जो है यहाँ पर फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में जो है विकास कार्य आरंभ हुआ, और कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने करी, तो हम बोलते हैं फ्रैंको मार्टिन ने, ठीक है, 1673-74 में। तो इसलिए फ्रैंको मार्टिन हमें याद रखना है। याद हो यदि आपके हमारे पुराने वीडियो में हमने फ्रांसिस डे का नाम पढ़ा था, फ्रांसिस डे को हम मद्रास के संस्थापक के रूप में जानते थे, और ये अंग्रेज है, नाम से मत समझ जाना कि ये फ्रांसीसी है, ये अंग्रेज था और इसने मद्रास की स्थापना की थी। हमने जो है आंगियर का नाम पढ़ा था मुंबई के रिस्पेक्ट में, हम कहा था कि ये मुंबई का संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था। इसी प्रकार से जॉब चौर्नोक का हमने नाम पढ़ा है, जो कि कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो आपको कुल मिलाकर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर फॉरेनर्स थे और उनको हम संस्थापक के रूप में जब हमारे एग्जाम में आता है तो हमें याद रखना है, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को बताया। तो फ्रैंको मार्टिन जो है पांडिचेरी का विकास इसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ, और आगे चलकर एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ था, हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कि 1698 में जो डच है उन्होंने पांडिचेरी छीन लिया था। एक्चुअल में पांडिचेरी का लोकेशन क्या है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये भारत का जो है साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है इसको जो यूरोपियन लोग हैं वो कर्नाटक कहते थे, ठीक है। आप ये मत समझ जाइए आज की तारीख में कर्नाटक जो महाराष्ट्र के नीचे इस साइड पर है, ठीक है, लगभग, लेकिन वो इस वाले पार्ट को कर्नाटक कहते थे, और ये यहाँ पर मद्रास आता था जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है, और इधर वाला जो एरिया था इस साइड पे पौंडीचेरी जो है पुदुचेरी या पौंडीचेरी यहाँ पर एक इलाका था। आप इसको गूगल मैप में देख सकते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने छीन लिया, लेकिन रिजवल्ट की संधि को फ्रांसीसी ने याद दिलाया और वापस से इनको इनका पांडिचेरी मिल गया। संधि हुई थी इनकी 1647 में, तो वापस से इनको जो पांडिचेरी मिल गया, और ये अंत तक इसमें रहे, और फिर बाद में भारत ने इसको अपने जो है क्षेत्र में मिलाया। अब आगे हम बात करें तो मॉरिशस पर फ्रांसीसी ने 1771 में जो है अपना कब्जा जमा लिया। मॉरिशस को भी पता है आपको, ये जो है एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हमारे भारतीय कल्चर की झलक आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। भोजपुरी भी बोली जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एक बार।
तो इन्होंने मॉरिशस पे कब्जा कर लिया। 1725 में इन्होंने मालाबार तट पर, 1739 में इन्होंने करिकल पर अपना कब्जा जमा लिया। अब फ्रांसीसी भी धीरे धीरे क्या है, व्यापार तो कर ही रहे थे लेकिन साथ में प्रशासनिक चीजों में भी उतर रहे थे और कब्जा कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। अंग्रेज कर रहे थे, पुर्तगाली कर रहे थे, डच कर रहे थे, ये तो बाद में आए थे। इन्होंने जैसा देखा इन्होंने भी वैसा करा, और स्थानीय राजाएं भी आपस में जो है लड़ते रहते थे, तो इसका इनको फायदा मिला। 1690-92 के दौरान जो है उन्होंने कलकत्ता में भी कहीं व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे, वो कलकत्ता तक पहुंच गए। 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर लिनोर ड्यूमा की नियुक्ति के साथ फ्रांस के राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। अब तक ऐसा लग रहा था कि ये जो है व्यापार करने आए हैं और व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने पॉलिटिकल तरीके से भी जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और अपना राज्य कायम करने की कोशिश करी, क्षेत्र हड़पने लग गए। अब सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है डुप्ले के टाइम का, जो है फ्रांसीसियों के रिस्पेक्ट में बात करें तो जब 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई तो फ्रांस के जो राजनीतिक उद्देश्य खुलकर सामने आए और इसने जो है, और यहीं से जो है अंग्रेजों से इनकी लड़ाई होने लग गई। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और 1746 में कुछ समय के लिए फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अंत में वो वापस से अंग्रेजों के पास चले गया। यहाँ पर अंग्रेजों के अधीन था, हालांकि यहाँ पर हम इसको बाद में बात करेंगे कर्नाटक युद्ध में। तो इस प्रकार से ये फ्रांसीसियों का जो है क्रम हमने यहाँ पर देखा। अब अगर हम आगे बात करें तो हमने बताया है कि जब 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी का जो है गवर्नर नियुक्त होता है तो वो जो है पर्टिकुलर मद्रास पे कब्जा कर लेता है, जो कि अंग्रेजों का इलाका होता है। फिर इसके कारण जो होता है इनके युद्ध चलते हैं। हालांकि जो यूरोप है, यूरोप में भी इनको कहीं जो है बातों को लेकर आपस में युद्ध चलता रहता था, तो उसका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है। तो जो फ्रांस और हम कहें अंग्रेज, ठीक है, हम कहें अगर अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुए हैं उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक क्या है हमने बताया है, क्षेत्र का नाम है, जो कि आज वर्तमान में वो वाले कर्नाटक से राज्य से आप कनेक्टेड मत कीजिएगा। तो आंग्ल फ्रांस युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और युद्ध की समाप्ति जो है ला शॉपेल की संधि से हुई थी। शॉपेल है या कहीं कहीं पे चैपल लिखा रहता है, शॉपेल की संधि से हुई थी। इसी प्रकार जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसका जो है टाइम पीरियड 1749 to 54 था और पांडिचेरी के साथ ही समाप्त हुआ था। और हालांकि कहीं कहीं पे एक दो ईयर इधर उधर होता है, बट हम क्या है एक्चुअल में आपको जब आगे इसको अच्छे से और डिटेल में बताएंगे तब आपको बताएंगे। और लेकिन फाइनली आपको यही याद रखना चाहिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध था जो इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये 7 साल तक चला था, 1756 से 63 के बीच में, और इसको पेरिस की संधि के थ्रू समाप्त किया गया था। और इसी बीच वॉन्डिवॉश नामक स्थान पर भी इनका निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में, जिसको वॉन्डिवॉश की लड़ाई कहती है। तो ये ईयर आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के हमारे वीडियो में डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे उसमें हम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी डीप में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुए, किस प्रकार से समाप्त हुए, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, राइट। तो ये हम अलग वीडियो में लाएंगे क्योंकि हमें वीडियो बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बैक टू बैक हमारे वीडियो देखिए, तो आपको आधुनिक भारत का जो बेस है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। तो बस इतना ही कहेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए लगे रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। अब हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम समझाएंगे आपको, और हमेशा की तरह यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल का नाम क्या है तो वो भी पता है आपको, परीक्षिता एकेडमी, ठीक है। तो हम इतना ही कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए।